चलिए स्टूडेंट्स, तो आज जो है हम एग्जाम्पल 1.15 तक कर चुके थे। उसके आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल 1.17। देखो स्टूडेंट क्या कह रहा है कि इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम टू पॉजिटिव चार्जेस ईच 10⁻⁸ कूलम आर एट पॉइंट दिस एंड दिस। तो बताना है कि दो कुछ पॉइंट्स वहां पे क्या क्या जो है विद्युत क्षेत्र होगा वो बताना। यहाँ देखो आपको कहा जा रहा है कि कोई भी जो अपना कार्तीय निर्देश तंत्र है यानी कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक जो आवेश है ये है चार्ज जो है ये 10⁻⁻8 कूलम। ये रखा हुआ है हमारा 0.1 कॉमा, देखो ये है माइनस का 0.1 कॉमा 0 पर, और ये रखा हुआ है 0.1 कॉमा 0 पर, और यहाँ पर भी कितना है 10⁻⁻8। ठीक है, तो इस तरह से अपने को देखो ये दे रखा है। अब आपको पूछा है कि 3 पॉइंट दे रखे हैं कि यहाँ कहाँ पर मतलब जो विद्युत क्षेत्रों का मान क्या होगा। तो देखो स्टूडेंट सबसे पहले है O यानी कि ऑरिजिन। अब आप गौर से देखना कि O पर अगर हम विद्युत क्षेत्र देखेंगे तो देखो ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश, ये भी देखो पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ होता है, और नेगेटिव चार्ज क्या होता है नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है। अब देखो ये वाला पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये इस तरफ होगा E1, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इससे दूर होगा, यानी ये किस तरफ होगा इस तरफ होगा। ये देखो क्या है, देखो इसके कारण इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इससे दूर होगा, मतलब इस तरफ होगा। इस तरह से इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर की तरफ होगा, यानी इस तरफ होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E1 माइनस E2। ये कर लीजिए क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या हो गया E1 माइनस E2। अब कितना होगा तो देखो K Q कितना है हमारा 10⁻⁻8 अपॉन, तो पहले अपन इसके कारण देख लें E1। देखो ये दूरी कितनी है 0, देखो ये तो पॉइंट क्या है -0.1, और ये क्या है 0,0। तो आप डायरेक्ट डिस्टेंस निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.1 का स्क्वायर। इस तरह से माइनस ये वाला कितना हुआ K × 10⁻⁻8 अपॉन, फिर से देखो ये वाला जो दूरी होगी ये भी कितनी होगी 0.1 इसका स्क्वायर। अब देखो सेम चीज है, देखो ये वाली और ये वाली क्वांटिटी सेम है, तो नेट ऐड होकर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि आप सेम चीज माइनस कर रहे हो। तो दोस्तों जब आप दो सेम यानी कि समान संख्याओं को घटाओगे तो उसका उत्तर क्या आ जाएगा 0, यानी मूल बिंदु पर तो विद्युत क्षेत्र कितना होगा 0 होगा, जो हमारा पहला केस है। दूसरा केस है 0.2 मीटर और y = 0। ठीक है, तो देखो 0.2, अब और देखिए स्टूडेंट कि 0.1 अगर यहाँ पर है तो 0.2, 0 यहीं पर होगा। ठीक है, अब आप और देखना इसका जो विद्युत क्षेत्र होगा इस बिंदु पर वो इससे दूर होगा, मतलब इस तरफ होगा, तो इसको मैं E1 कह देता हूं। ठीक है, अब देखो हमारा अलग केस में अलग बनाना पड़ेंगे डायग्राम। अब देखो अब इसका विद्युत क्षेत्र भी इस बिंदु पर इससे दूर होगा, तो इससे दूर जाने वाली लाइन तो ऐसे ही होगी, यानी ये भी किधर हो जाएगा इस तरफ हो जाएगा। यानी देखो बीच में क्या हो रहा था कि विद्युत क्षेत्रों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत थी, लेकिन क्योंकि इनके बाहर क्या हो रहा है इससे भी दूर की तरफ, इससे भी दूर की तरफ, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बी केस के अंदर वो सीधा क्या हो जाएगा E1 प्लस। समझ में आ गया। अब बस आप E1 का वैल्यू हम E1 मान लिया हमने इसके कारण से, तो कितना हो गया K यानी कि 9 × 10⁹ × Q का मान कितना है 10⁻⁻8 बटा, देखो 0.1 से 0.2 ये तो 0 0 है, तो इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो 0.2 0.1 की डिस्टेंस कितनी होती है 0.1 प्लस, अभी क्यों प्लस लगाएंगे क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर है। फिर से K मतलब 9 × 10⁻9 इनटू ये कितना है 10⁻⁻8, तो ये भी 10⁻⁻8 आ गया है अपॉन। अब देखो अब यहां से यहां तक की दूरी देखनी है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखनी है, तो देखो ये इस पॉइंट से 0.1 आगे पीछे है, और ये वाला जो पॉइंट है वो यहां से 0.2 आगे है। तो नेट तो देखो ये 0.1 और ये 0.2, नेट कितनी हो गई 0.3, यानी 0.3 डिस्टेंस हो गई इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। तो ये कितना हो गया 0.3 का। देखिए स्टूडेंट कैसे हमने पता करा 0.3 होगा,
कि देखो इस पॉइंट से तो ये 0.1 पीछे है और इससे ये 0.2 आगे है, देखो इससे ये 2 आगे है, इससे ये 1 पीछे है, तो इन दोनों के बीच में नेट गैप कितने का हो जाएगा, 3 का हो जाएगा, एंड 0.3 का। बस आप सॉल्व कर लीजिए। देखो ये क्या हुआ, 9 × 10 to the power 1, वो भी कितना हुआ 9 × 10 to the power 1, तो देखो ये 90 तो बाहर आ गया, ठीक है। सॉल्व करने पर ये क्या हुआ 1/100, ये क्या हुआ, देखो ये हुआ 1/100, वो हुआ 3/100, तो ऊपर चला गया, तो ये कितना आ गया 100/1 प्लस 100/3, ठीक है। तो देखो इसका एलसीएम कितना आ गया 3, तो ये कितना हुआ 400/3, यानी 90 × 400/3, ठीक है। अब देखो ये 30 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ गया एक तरह से 1200, ठीक है। ओ सॉरी स्टूडेंट, यहाँ ये 3 नहीं होगा, 3 का स्क्वायर होगा तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 9 हो जाएगा, तो 9 होने पे ये हुआ 900 और 900 और 100 कितना हो गया 1000, ठीक है। मिस्टेक करके तो देखो ये से 10 टाइम्स कैंसिल हुआ, तो ये कितना आ गया 10 × 1000, ठीक है। तो 10 × 1000 कितना हो गया 10,000, यानी कि 1 × 10⁴ न्यूटन, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जो यूनिट दे रखी है वो न्यूटन दे रखी है, लेकिन क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो ओके, हाँ हम क्या निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, हाँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट तो क्या होगी न्यूटन पर गुलाम होगी, यूनिट्स का भी ध्यान रखिए, यहाँ पे जो है न्यूटन लिखना है, न्यूटन से ही क्लियर हुआ कि कैसे हुआ। अब देखो अब लास्ट जो है हमारा पॉइंट वो क्या है, देखो लास्ट जो पॉइंट है वो दे रखा है 0,0.1, ओके, यानी इस बार यहाँ पे नहीं है पॉइंट, ठीक है। इस बार ये पॉइंट कहाँ है 0,0.1 मीटर, 0,01 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से अपने को यहाँ पे क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है, और ये वाला पॉइंट तो कहाँ पर है, वाई एक्स पर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ कि एक बार इनको पहले न्यूमेरिकल वैल्यू में बाद में पुट करूंगा, इस क्वेश्चन को मुझे क्या पार्ट को अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। देखो याद रखना यहाँ 0.1, ये 0.1, ठीक है, और ये क्या है हमारा 0.1, ठीक है। तो देखो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये डिस्टेंस हो गई 0.2, ठीक है, ओके। तो इसका यूज नहीं है, तो देखो अपन क्या करते हैं, पहले इसको अपन एज अ नॉर्मल वे में निकाल लेते हैं आंसर क्यू की टर्म में। तो देखो ये यहाँ क्यू है, ठीक है, ये यहाँ भी क्यू है। अब यहाँ से देखो ये दूरी भी अपनी a थी 0.1, ये दूरी भी अपनी a है 0.1, और ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये भी a है, क्योंकि ये भी देखो 0.1 पर ही है, तो अपन इस तरह से ले लेते हैं। अब देखो अब इस प्लस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो E1 इस तरफ होगा। ये जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की गणना करी थी, ठीक है। तो देखो इस प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र इस तरफ होगा और इस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र इस तरफ होगा। ये वाला कोण 45 होगा, ये वाला कोण भी 45 होगा। अब आप पूछोगे ऐसा कैसे, तो देखो ये दोनों जो हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में ये वाली भुजा A है, ये वाली भुजा A है, यानी ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हुआ तो ये वाला और ये वाला दोनों कोण क्या होंगे 45। तो ये क्या हो गया E2। अब मुझे पता है कि जितनी डिस्टेंस ये होगी x, उतनी कितनी डिस्टेंस ये होगी x। तो अगर मैं E1 और E2 का मान निकालूंगा तो ये दोनों मान बराबर आएंगे। और देखो ये यहाँ से x डिस्टेंस है, यहाँ से x डिस्टेंस है, दोनों के चार्ज भी सेम है, तो ये कितना हो जाएगा KQ/x। आ गई ना ये बात समझ में यहाँ तक। अब अपन बाकी सारे मान बाद में पुट कर देंगे। अब आप क्या करिए, इनके घटक करने चालू करिए, ठीक है। तो देखो अब लीजिए आप, ठीक है, और इसको अपन E बोल देते हैं, ठीक है, यानी E1 का भी मान E के बराबर है और E2 का भी मान E के बराबर है। ये वाला कोण 45 हुआ, ठीक है, तो ये वाला कोण 45। अब और देखो आप तो ये लगा, ये वाला 45 है तो ये वाला क्या हो गया 45, ठीक है, संगत कोण है। ये वाला 45 तो ये वाला भी कितना हो गया 45। तो गौर देखो ये वाला जो घटक है, ये घटक क्या हुआ E cos 45, और इसका ऊपर वाला घटक क्या हुआ E sin 45। इस तरह से इसका ये वाला घटक क्या हुआ E cos 45, और इसका ये वाला घटक भी क्या हो गया E sin 45। अब गौर देखिए ये वाला E cos 45 और E cos 45 तो विपरीत दिशाओं में है, यानी अपन क्या कह सकते हैं कि क्षैतिज का तो E कितना आ गया, क्षैतिज में तो कितना आ गया 0, क्योंकि जितना इस तरफ है उतना का उतना इस तरफ, तो क्षैतिज दिशा में कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। अब हमें कहाँ देखना है, सिर्फ और सिर्फ
ऊर्ध्वाधर दिशा में देखना है, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में क्या है, ई साइन 45 और ई साइन 45, इसका भी साइन 45 ऊपर है, इसका भी साइन 45 ऊपर है, तो कितना हो जाएगा 2e साइन 45। भाई e साइन 45 के अंदर e साइन 45 जोड़ देंगे तो e प्लस e साइन 45 क्या हो जाएगा, 2e साइन 45 हो जाएगा। तो ये हुआ 2e, e मतलब ये वाला, तो देखो ये क्या है k मतलब 9 × 10 की घात 9, q का मान 10 की घात -8 बटा x स्क्वायर। और देखो ये क्या है, ये वाला a है, ये वाला a है, तो अगर आप देखोगे तो x का मान किसके बराबर आ जाएगा, √2a, क्योंकि देखो ये क्या है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या है x स्क्वायर, ठीक है, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, इनके वर्गमूल के। तो देखो अब यहाँ पे √2a आ गया, हमें x स्क्वायर करना है तो ये कितना हो गया 2a स्क्वायर, √2a का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर इनटू यहाँ पे क्या आ गया हमारा साइन 45, तो इस 2 से तो ये 2 कट गया। a का मान हमारा कितना था, देखो हमने लिखा था ये था 0.1 मीटर, हाँ ठीक है, तो ये कितना हुआ 9 × 10 की घात 1 इंटू 1/√2 अपॉन a स्क्वायर यानी कि 1/100। तो ये ऊपर चला गया तो कितना हो गया 9000, और ये क्या आ गया 9000 भाग, ठीक है 9000 भाग ये कितना आ गया हमारा, ठीक है। तो समझ में आया फ्रेंड्स, आप इसको सॉल्व कर लीजिए और ये जो है आपका आंसर हो जाएगा 9000 भाग, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 6.36 × 10⁻³ न्यूटन। क्लियर हुआ स्टूडेंट, तो इस तरह से हमें ये वाला एग्जांपल सॉल्व करना है, तो ये 1.17 वाला एग्जांपल भी सॉल्व। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 है, two identical charged spheres are hung from the equal strings. Okay, the string makes an angle 30 degree with each other. When it is hanged in a liquid of density 0.8 gram per centimeter cube, then the angle remains the same. If the density of the material of the sphere is 1.6 gram per centimeter cube, then calculate the dielectric constant. देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले आपके पास इस तरह से दो जो है आवेश, ठीक है, आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर आवेशित गोले हैं और समान आवेशित गोले हैं बोल रखा है, तो ये वाला भी क्यू है, ये वाला भी क्यू है, इस रस्सी की लंबाई भी एल है, इस रस्सी की लंबाई भी एल है। इसको बोला गया है कि ये जो है एक दूसरे से 30 डिग्री का कोण बनाते हैं, ठीक है, दोनों गोले एक दूसरे के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहे हैं, ये अपने को प्रारंभ की अवस्था दे रखी है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि इसको जो है हम किसी ऐसे मटेरियल में डालते हैं जहां पर जिसका आपको जो है दोनों चीजें दे रखी है कि भाई ओके इसका घनत्व दे रखा है, तो इसके घनत्व को अपन क्या देते हैं रो, ठीक है। तो इसका घनत्व कितना दे रखा है कि द मटेरियल ऑफ द स्फीयर हैज डेंसिटी, यानी कि जो हमारा मटेरियल है गोले का उसका जो घनत्व है वो इतना दे रखा है, ठीक है। तो पहले तो हम चलो उसका मास ले लेते हैं, तो देखो हम इसकी रेडियस दे देते हैं r, ठीक है। तो देखो इसका मास m किसके बराबर हो गया, मास हो गया इसका 4π3 πr³ × ये इसका मास हो गया, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि भाई इसका मास है तो नीचे की तरफ क्या लगेगा mg लगेगा, ये वाला इस पे इस तरफ क्या लगाएगा kq² अपॉन r², ये वाला डिस्टेंस अपन ने r मान लिया, ठीक है। अब इस तरफ अपना क्या लगेगा टेंशन लगेगा t, मैं क्या करता हूँ इसको ऐसे लिख लेता हूँ, और ये वाला कोण कितना हो जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। तो आप ये वाला कोण भी हो जाएगा 15 डिग्री, तो ये क्या आ गया t cos 15 इस तरफ आ गया, और इस तरफ वाला घटक कितना आ गया t sin 15, ठीक है। अब आप क्या करिए घटकों को बैलेंस करिए, तो ये क्या हुआ कि t sin 15 डिग्री, ठीक है। t sin 15 डिग्री का मान किसके बराबर है, जो इस तरफ बल लग रहा है, इस तरफ बल कितना लग रहा है kq² अपॉन r², ये हुआ kq² अपॉन r², समीकरण नंबर 1 हुआ। इस तरह से t cos 15 डिग्री का मान किसके बराबर आ गया, ये आया, देखो t cos 15 डिग्री किसके इक्वल है mg, ठीक है। अब mg मीन्स व्हाट,
ये है 4/3 पाई आर क्यूब रो, ठीक है, ये तो m हुआ इंटू जी, ठीक है, तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर। आगे ना बात समझ में। अब ये क्या कह रहा है कि इस पूरे के पूरे सिस्टम को एक ऐसे द्रव में डाल दिया जाता है। देखो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है इसको अपन एक ऐसे द्रव में डाल देते हैं जिसका घनत्व अपने को दे रखा है। तो देखो स्टूडेंट, इस तरह से ये द्रव है, इस द्रव के अंदर इस द्रव का जो घनत्व दे रखा है आपको, वो दे रखा है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर। आ गई नई बात समझ में अपने को, ठीक है। अब क्या होगा, अब अपने यहाँ पे कोई और अगर मटेरियल डाल दिया तो जब आपने किसी और माध्यम में डाल दिया तो विद्युत बल भी समान नहीं रहेगा। विद्युत बल में क्या हो जाएगा कि देखो हमें अपने पता है ना, माध्यम में देखो निर्वात में लगने वाला बल बटा माध्यम में लगने वाला बल, ये जो है वो परावैद्युतान के बराबर होता है। यानी माध्यम में लगने वाला बल किसके बराबर हो जाएगा, निर्वात में लगने वाला बल बटा परावैद्युत, ठीक है। यानी अब की बार जो ये वाला जो बल होगा ना, जो k² होगा, इसके बटा में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन r आ जाएगा, ठीक है। और जब आप किसी वस्तु को द्रव में डालते हो तो उसके ऊपर एक उत्प्लावक बल कार्य करता है, और उत्प्लावक बल हमेशा किस तरफ होता है, ऊपर की तरफ। अब देखो वस्तु पूरी डूबी हुई है तो ऊपर की तरफ एक उत्प्लावक बल लगेगा। अब क्वेश्चन, उत्प्लावक बल का मान क्या होगा, तो उत्प्लावक बल का मान होता है डूबी हुई वस्तु का आयतन यानी 4/3 पाई आर क्यूब इनटू द्रव का घन। अब जो देखो द्रव है उसका घनत्व लेंगे। एक तरह से क्या होता है कि वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार, ये उत्प्लावक बल होता है। तो देखो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, और देखो क्या होगा इसके अंदर, द्रव का घनत्व अपना कितना है, सिग्मा। तो सिग्मा ये तो वो पानी का द्रव्यमान हुआ, भार करना तो किससे गुणा करना पड़ेगा, जी से गुणा करना। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करो, समीकरणों को वापस लिखो, ठीक है। अब देखिए आप समीकरणों को वापस लिखिए, तो मैं लिखता हूँ और दूसरी स्थिति के लिए लिखता हूँ। तो क्या है फर्स्ट स्थिति के लिए, अब देखो सेकंड स्थिति के लिए क्या होगा, देखो सेकंड स्थिति के लिए क्या होगा, ये अब की बात ये वाला तनाव जो है इसको अपन पढ़ा देते हैं टी, ठीक है। तो देखो ये क्या हुआ, टी कॉस 15, टी कॉस 15 के साथ ऊपर की तरफ एक और चीज भी है, कौन सी है, ये है 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी। और देखो नीचे की तरफ तो अभी भी क्या लगेगा, एम जी, मतलब 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब आप क्या करिए कि इसे उस तरफ भेज दीजिए, ठीक है। देखो मैं इसे उस तरफ पक्षांतरित करूंगा तो क्या हो जाएगा कि t cos 15 का मान आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब रो जी माइनस 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी, ठीक है। बस मैंने उसे उस तरफ ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब आप क्या करो कि ये देखो कि t sin 15 जो कि इस तरफ लग रहा है अपना, ये कितना है हमारा, t sin 15। देखो t sin 15 का मान किसके बराबर होगा, इस तरफ लगने वाला बल, और ये किसके बराबर हो गया, k² अपॉन एप्सिलॉन r इंटू r। एप्सिलॉन r का मतलब क्या हो गया, माध्यम का अपेक्षित परावैद्युतांक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करो, समीकरण 1 में 2 का भाग दे दो, इसको मैं समीकरण 3 कह देता हूँ, इसको मैं समीकरण 4 कह देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दीजिए। जैसे आप समीकरण 1 में 2 का भाग दोगे, देखो t sin 15 t cos 15, तो t से t कट गया, sin 15 बटा cos 15, ये कितना आ गया, tan 15 डिग्री। तो यहाँ पे कितना हो गया, tan 15 डिग्री बराबर। यहाँ पर क्या है, k² अपॉन r² और बटा में ये आ जाएगा। यहाँ देखो ये क्या हुआ, ये हुआ k² बटा r² इनटू, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है फ्रेंड्स, पाई आर क्यूब इनटू रो जी, ठीक है। तो देखो यहाँ से tan 15 का मान आ गया, इसको मैं कहता हूँ समीकरण नंबर 5, ठीक है। अब फिर से क्या करिए, यहाँ से भी क्या करिए, आप tan 15 का मान निकालिए। तो देखो tan 15 का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपके पास समीकरण 4 में समीकरण 3 का भाग लेना पड़ेगा। तो समीकरण 4 में आप समीकरण 3 का भाग दीजिए, तो sin 15 बटा cos 15 फिर से कितना हो जाएगा, tan 15। लेकिन पहले इसको लिखिए, यानी ये क्या हुआ, k² अपॉन एप्सिलॉन r इंटू r², ठीक है। अब इसके अपॉन में क्या आ गया, देखो इसके अपॉन देखो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी तो कॉमन आ रहा है, तो मैं कॉमन लेता हूँ, तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी कॉमन आ गया, और ये क्या बचा, रो माइनस, यही बचा स्टूडेंट्स यहाँ तक। अब इसको मैं समीकरण 6 कह देता हूँ, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है।
अब यहाँ पर भी tan 15 का मान है, यहाँ पर भी tan 15 का मान है, तो tan 15 के तो दोनों मान क्या होंगे, एक दूसरे के समान होंगे। तो अब क्या करिए, दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर दीजिए, यानी आप समीकरण 5 को जो है समीकरण 6 के इक्वल कर दीजिए। अब आप जैसे ही समीकरण 5 को समीकरण 6 के इक्वल करेंगे तो देखो समीकरण 5 में क्या लिख रखा है, KQ² अपॉन R², ठीक है, इंटू 4/3 πr³ ρg इज इक्वल टू KQ² अपॉन एप्सिलॉन R² इंटू 4/3 πr³ ρ माइनस, यही हुआ। ओके, एक जी बाकी है हमारा, ठीक है, तो कैंसिल हो गया, KQ² से KQ², R² से R², 4/3 πr³ 4/3 πr³ पॉइंट जी, ये सब कैंसिल हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 1/ρ, और यहाँ क्या बचा 1/ε r इंटू ρ माइनस सिग्मा। आप इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले जाइए, तो ε r इज इक्वल टू ρ अपॉन ρ माइनस सिग्मा, ये हुआ स्टूडेंट। अब आप इनके मान पुट कर दीजिए। रो का मान आपको दे रखा है, रो मतलब क्या था, जो ये वस्तु है जो जिससे अपना गोला बना है उसका घनत्व, तो स्टूडेंट उसका घनत्व दे रखा है 1.6, तो ये हुआ 1.6 अपॉन इसका मान अभी भी 1.6 ही होगा माइनस, स्टूडेंट देखो सिग्मा मतलब जो द्रव का घनत्व है उसका घनत्व कितना दे रखा है 0.8, ठीक है, तो ये कितना हुआ 1.6 अपॉन 0.8, तो देखो इससे कट गया, ये हो गया 16/8, यानी एप्सिलॉन r का मान कितना हो गया, जो परावैद्युतांक है उसका मान कितना आ गया हमारा 2 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, क्योंकि इसके अंदर पहले हमें इन समीकरणों पहले इसको बिना माध्यम में बिना द्रव में डाले अपने को समीकरण लिखने पड़ेंगे, फिर द्रव में डालने के बाद हमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी होगी कि एक तो वस्तु का जो भार है उसमें कमी आएगी, क्योंकि उत्प्लावक बल काम करेगा, तो भार में कितनी कमी है, जो पहले भार तो mg था, अब कितना हो गया दिस माइनस दिस हो गया, यानी उत्प्लावक बल कम हो जाएगा। फिर क्या होगा कि देखो जैसे हमारा t sin 15 जो था यहाँ पर डायरेक्ट विद्युत बल स्थिर विद्युत बल के बराबर था, लेकिन ये तो निर्वात में लगने वाला बल है, हमें क्या पता है किसी भी माध्यम में लगने वाला बल निर्वात में लगने वाले बल का 1/परावैद्युतांक होता है, ये लगा। फिर अपन ने क्या करा, दोनों समीकरण tan 15 का मान निकाला, देखो उसमें फायदा यही है कि ये बोल रखा है कि दोनों के बनाए गए कोण समान है, तो कोण समान है तो अपन फिर ये वाली चीज लगा सकते हैं। अब यहाँ भी tan 15 है, यहाँ भी tan 15, तो दोनों tan 15 के मान को क्या कर दीजिए आप इक्वेट कर दीजिए, फिर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से, ठीक है। चलिए कोई क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कौन सा, 4 हो गया 7। ये कह रहा है कि a charge q is divided in 2 parts q1 and q2 placed at a distance r. What would be the condition for the maximum force of the repulsion between these charges? देखो एक चार्ज है हमारा q, आपको बोला गया है इसे 2 पार्ट में तोड़ दिया गया, एक पार्ट है q1 और दूसरा पार्ट है q2। इसमें अगर मैं ये बोल दूं कि q1 का मान x है तो q2 का मान किसके बराबर हो जाएगा, q माइनस x के, ठीक है भाई। देखो इन दोनों इसी को तोड़ा गया है, अब जैसे मान लीजिए 10 की चीज में एक को अगर आपने 3 दिया, दूसरा क्या हो जाएगा 10 माइनस 3 हो जाएगा, इस तरह से इस क्यूब को एक पार्ट अगर x होगा दूसरा क्या हो जाएगा q माइनस x, ठीक है। तो अभी क्या कह रहा है, ये वाला x वाला चार्ज इस तरफ है, इससे r दूरी पर एक दूसरा चार्ज रखा गया है, कौन सा q माइनस x। अब देखो इनके मध्य लगने वाला बल कितना होगा f, तो देखो f का मान आ जाएगा, k तो नियतांक है, x इंटू q माइनस x अपॉन r, ठीक है। तो आप बताना है कि किस तरह से तोड़ा जाए ताकि लगने वाला बल अधिकतम हो, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स बल f क्या आया k अपॉन r², ये तो कॉमन आ गया, ये अपॉन r², तो देखो ये क्या बना, ये बना qx माइनस x², देखो मैंने x को क्या कर दिया अंदर गुणा कर दिया। अब f का मैक्सिमम या मिनिमम होना किस पर निर्भर करेगा, इस पर निर्भर करेगा, और चीज जिसको अपन वेरी कर सकते हैं वो क्या है, इस x का मान, भाई आप x के मान को परिवर्तित करेंगे तो देखो मैक्सिमा और मिनिमा निकालने का कॉन्सेप्ट जो है हमने 11th क्लास में पढ़ रखा है, जब हमने अवकलन आपको पढ़ाया होगा या डिफरेंशिएशन पढ़ाया होगा, तब मैंने आपको बताया होगा किस तरह से अपन क्या करते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करते हैं। तो आप क्या करो, सबसे पहले df अपॉन dx करो, यानी कि f का x के सापेक्ष अवकलन करो, तो ये तो नियतांक है तो रहेगा। अब qx इसका अवकलन हो गया q और ये x² का हो गया 2x।
अब आप क्या करिए, इसे 0 के इक्वल पुट कर, तो ये तो चला गया 0 में, यानी q माइनस 2x किसके इक्वल आ गया 0 के, यानी 2x किसके इक्वल आया q के, यानी x किसके इक्वल आ गया q बाई। ठीक है, तो एक ही हल आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जब दोनों देखो x का मान q बाई 2 आ गया, इसका मतलब क्या है कि q1 का मान कितना आ गया q बाई 2, तो इसका मतलब क्या है q2 का मान भी किसके इक्वल आएगा q बाई 2, भाई q माइनस q बाई 2 करोगे तो क्या आ जाएगा q बाई 2। यानी कि जब आप आधा आधा तोड़ोगे तो उनके मध्य लगने वाला जो प्रतिकर्षण का बल होगा वो अधिकतम है। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट है 19 देखता हूँ मैं 19 देखते हैं, आपको पहले 14 देख लेते हैं क्या है, भी हो गया 14 है, two identical point charges q are at some distance. A charge q is placed on the line joining an equilibrium system. What will be the value of the nature of the q so that system may be in equilibrium? ठीक है, two identical charges q are at some are placed on a line joining the equilibrium in the system. ठीक है, देखो आपको बोल रखा है ये वाला क्यूब है, यहाँ पर भी एक क्यूब है, ठीक है, और इनके बीच में अपने को एक चार्ज रखना है क्यूब। ठीक है, इसमें अभी बताना है कि सिस्टम विल बी इन द इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या ये है कि भाई किसी भी जो चार्ज है उस पर लगने वाला नेट बल क्या होना चाहिए 0। तो देखो ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज तो एक तरह से सिमेट्रिक है। ठीक है, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि इसको कहाँ रखा जाए ताकि लगने वाला बल 0। तो ये x हुआ, तो कुल दूरी को अपन a मान लेते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ a माइनस एक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो अपन पहले क्या करते हैं कि स्मॉल q पर जो है नेट फोर्स को 0 करते हैं। ठीक है, यानी कि नेट जो फोर्स है जो स्मॉल q पर लग रहा है उसको अपन क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं। तो देखो स्मॉल q पर ये वाला q कितना फोर्स लगा रहा है, ये लगा रहा है k q अपॉन एक्स स्क्वायर। कितने फोर्स लगा रहा है ये वाला कितना फोर्स लगा रहा है, ये लगा रहा है k q अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो इस चीज से ये वाली चीज कट गई, एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, मतलब x इक्वल टू क्या आ गया a माइनस एक्स। इसको इधर ले आओ तो 2x इक्वल टू हो गया a, इसका मतलब x का मान कितना हो गया a बाई। यानी इसका मतलब क्या है कि आप इस q को कहाँ रखो, दोनों आवेशों के एकदम मध्य में रखो। यानी कि ये वाला आवेश q, यहाँ पे आप क्या रखो q, और यहाँ पे भी ये वाला आवेश कैपिटल q। ये वाली दूरी कितनी है a बाई 2, ये वाली दूरी भी कितनी है a बाई। अब हमें बताना है कि इसका मान क्या हो ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो देखो स्टूडेंट, इस पर तो लगने वाला कुल बल अपन ने 0 कर दिया। अब आपको इन दोनों में से किसी एक पर लगने वाला बल 0 करना है। तो ऐसी स्थिति में अपने आप जो दूसरे पर लगने वाला बल है वो भी क्या हो जाएगा 0। तो एक बार मैं इस पॉइंट को a बोल देता हूँ और इस पॉइंट को मैं b बोल देता हूँ। तो मैं ये मान लेता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, इस b पर लगने वाला कुल बल 0 कर देता हूँ। आप a पे लगने वाला 0 कर सकते हैं, तो आप समेशन b पर जो लगने वाले कुल बल है उनको 0 कर दीजिए। तो स्टूडेंट देखो ये इस पे कितना बल लगा रहा है, तो ये इस पर बल लगाएगा a q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। भाई a बाई 2 प्लस a बाई 2 तो a हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस अब ये इस पे कितना बल लगाएगा, ये लगाएगा k q अपॉन a अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और लगने वाला कुल बल कितना हो गया 0। ठीक है, चलिए तो देखो इस k से तो ये वाला k कैंसिल हो गया, एक q से एक q कैंसिल, मतलब 0 में चले गए ये वाले। देखो यहाँ क्या रहा, यहाँ रहा q अपॉन a स्क्वायर प्लस देखो ये हुआ q अपॉन a स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, तो ये 4 यहाँ आ जाएगा, ये हो गया 0। ठीक है, क्या देखो 4q अपॉन a स्क्वायर किसके इक्वल आया माइनस का q अपॉन a स्क्वायर, तो इसको इधर ट्रांसफर कर दो, इससे ही कट गया। ठीक है, तो देखो स्मॉल q का मान किसके बराबर आ गया माइनस q। इसका मतलब क्या है कि अगर आप सिस्टम का कुल इक्विलिब्रियम चाहते हैं, टोटल साम्यावस्था चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि माइनस q बाई 4 को, यानी कि जो माइनस का कैपिटल, जैसे ये कैपिटल Q, तो माइनस का कैपिटल Q अपॉन 4 को इन दोनों के मध्य में रखना होगा, एकदम सेंटर में रखना होगा। उस कंडीशन में क्या होगा कि जो टोटल जो सिस्टम होगा ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन जो है 9 होगा, 19 नहीं होगा, तो मैं 9 वाला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ।
ओके द नाइन्थ क्वेश्चन, ये तो कल अपन ने सॉल्व कर लिया। अब देखिए जो मैंने आपको कल जो सॉल्व कराया था एक एग्जाम्पल, ये तो एग्जैक्टली वैसा ही है, तो इसको वापस सॉल्व नहीं करते। देखिए जो हमारा एग्जाम्पल 1.8 था, जो हमारा एग्जाम्पल 1.8 था वही जो है क्वेश्चन नंबर 9 है, बस थोड़ा बहुत डेटा का मान चेंज कर रखा होगा। तो we get two identical small ball, each mass s m दे रखा है, Q hung with the silk thread, it's shown in the figure. The distance between x and the angle in the thread is this, then calculate the distance x in the equilibrium. इसमें देखो मैंने जो आपको x की वैल्यू वहाँ फाइंड कराई थी, उसके बाद हमने लास्ट में वैल्यू पुट की थी, तो वही जो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर आंसर, तो वापस करने की जरूरत नहीं। मैंने तो वैसे भी l और x के पदों में सॉल्व करा था, तो x जो है वही हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपसे सॉल्व।